ज़्यादा होती है कि कम होती है? ज़्यादा होती है। तो न्यूरोनल एक्साइटेशन को कम करने का एक तरीका ये है कि हम सोडियम चैनल को ब्लॉक करें। फोस्फेनिटोइन इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर इन दी ब्रेन, ये साथ में लेके ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है एंड डिक्रीज डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन को कम करके ये सीजर में अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती हैं। क्लियर है जी? तो ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं कि दीज आर द पॉइंट्स विच इज रिमेंबर फॉर दी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल फोस्फेनिटोइन भी हम दे और पेशेंट रिस्पॉन्स शो ना करे, देन व्हाट टू डू, यू हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट। हम पेशेंट को क्या करते हैं? इंट्यूबेट, एयरवे सपोर्ट देते हैं, क्योंकि अगर 20-25 मिनट के बाद भी बंदा सीजर में है तो उसके साथ मसल पैरालिसिस के चांसेस होंगे कि नहीं? तो वी हैव टू इंट्यूबेट दैट पेशेंट, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट कैन रिस्पॉन्ड टू फोस्फेनिटोइन। ठीक है, तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगी? इंट्यूबेशन की होगी। लेकिन इंट्यूबेशन से पहले पहले फोस्फेनिटोइन देने से बंदा ठीक हो जाता है। क्लियर है? लेकिन काजेज ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस के हमारे पास विड्रॉल काज क्या है? विड्रॉल काजेज ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस मीन सीजर, एक ही बात है। ठीक है, विड्रॉल काजेस नंबर 1 इज अल्कोहल। इसका मतलब कि इस बंदे ने अल्कोहल पिया था 20 साल से, लेकिन पता नहीं इसने अल्कोहल छोड़ दिया होगा एब्रप्टली। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो बहुत सालों साल से एक नशा कर रहा है, तो उसको टेपर करना चाहिए कि क्विट करना चाहिए? टेपर करना चाहिए। मतलब ये कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकर की अगर आप बात करें, बंदा 3 सिगरेट स्मोक करता है, तो अगर इसने क्विट करना है तो पहले उसको 2 पे लाना चाहिए, फिर 1 पे लाना चाहिए, फिर बाद में ख़त्म करना चाहिए, ताकि बॉडी उस हिसाब से अपने आप को क्या करे? अडॉप्ट करता जाए। लेकिन अगर आप एक चीज़ को डायरेक्टली छोड़ देते हैं तो उसके विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए स्टेटस एपिलेप्टिकस का विड्रॉल काज में नंबर 1 इज अल्कोहल, कि भाई अल्कोहल हमने डायरेक्ट क्विट नहीं करना। किसी भी पेशेंट को जब हम एडवाइस करते हैं तो डायरेक्ट क्विट नहीं करना चाहिए, हम टेपर कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए बेंजोडाइजिपीन। बेंजोडाइजिपीन हमारे पास क्या है? दीज आर दी ड्रग। बेंजोडाइजिपीन हमारे पास ड्रग। अब ये कमाल की बात है, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है? बेंजोडाइजिपीन। लेकिन जो लोग बहुत टाइम से किसी और प्रॉब्लम के लिए क्या ले रहे? बेंजोडाइजिपीन। तो बेंजोडाइजिपीन की डोज अगर हम 10 mg लगा रहे हैं, नाउ वी वांट टू टेपर द डोज अप टू 5 mg, फिर 5 mg से 2.5 mg फिर खत्म करेंगे। अगर आप 10 mg को डायरेक्ट छोड़ देंगे ना, तो ये विड्रॉल सिम्टम क्या कराएगा? सीजर कराएगा। तो बेंजोडाइजिपीन कैन ट्रीट द सीजर एज वेल एज इट कैन लीड टू सीजर। विड्रॉल सिम्टम जिसका है, तो बेंजोडाइजिपीन यकदम छोड़कर बॉडी पे दोबारा रिअकरेंस ऑफ सीजर आ सकती है। क्लियर है? एंटी कन्वर्जेंट कौन से है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मीन वो ड्रग है जो हम सीजर में यूज करते हैं। तो एंटी एपिलेप्टिक तो सीजर को ट्रीट करने के लिए होता है, लेकिन अगर वो ड्रग हम डायरेक्ट छोड़ेंगे तो दोबारा रिअकरेंस ऑफ सीजर हो सकती है। तो आप लोग एंटी एपिलेप्टिक भी लिख सकते हैं, या एंटी कन्वर्जेंट और बारबिटूरेट। बेंजोडाइजिपीन क्लोराइड चैनल के ऊपर काम करते हैं, गाबा रिसेप्टर। ये गाबा एक्टिविटी को बढ़ाता है, ये क्लोराइड इनफ्लक्स को बढ़ाता है, और ये सीएनएस को सेडेट कर देता है, क्योंकि क्लोराइड Cl-। तो Cl- मीन की अगर ये क्लोराइड को अंदर ज्यादा डालेंगे तो सेल बिकम हाइपर पोलराइज, और हाइपर पोलराइजेशन कैन कॉज सेडेशन, वो सेडेशन कराता है। तो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम बेंजोडाइजिपीन। एंटी कन्वल्सेंट्स लिखे, एंटी कन्वल्सेंट मीन एंटी एपिलेप्टिक, ये ड्रग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बारबिटूरेट। बारबिटूरेट और बेंजोडाइजिपीन दोनों क्या है? ये सेडेटिव है। बारबिटूरेट के अंदर आप लोगों ने नाम सुना होगा पीनो बारबिटोल। ये ड्रग भी अगर हम यूज करते हैं बहुत टाइम से और फिर हम पेशेंट को ये ड्रग नहीं देना चाहते, तो इस ड्रग की डोज को हमें कम करना चाहिए, न कि इस ड्रग को डायरेक्टली क्विट करना चाहिए। तो दीज आर द ड्रग एंड दीज आर द थिंग, अगर इसकी हम एब्रप्टली क्विट करेंगे ना, तो दीज एजेंट कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर सीजर। तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा अल्कोहलिक है या कुछ लोग ये तीनों मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसकी डोजेस को टेपर करना चाहिए, न कि इन चीज़ों को डायरेक्टली क्विट करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की डायरेक्ट क्विटिंग की वजह से किस चीज़ का रिस्क हो सकता है? सीजर का रिस्क हो सकता है। क्लियर है? ये स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में है। हमने तो खैर एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पढ़ी हुई थी, लेकिन इसके 2-3 एमसीक्यूज है,
وہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ نئے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ آ جائے، 2-3 پوائنٹ سے وہ نوٹ کر دیں۔ اوکے، ہم نے یہ بات کی تھی پہلے when we study before especially in basic sciences کہ اگر نیورونل ایکٹیویشن اوور فائرنگ آف دا نیورونل فائرنگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیزر کہتے ہیں۔ سیزر کا مطلب ہوتا ہے نیورونل فائرنگ یا ہائپر ایکسائٹیشن آف دا نیورونل فائرنگ۔ اگر نیورون کی جو ایکسائٹیشن ہے یا ورک ہے وہ زیادہ ہو جائے دیٹ از کالڈ سیزر۔ پھر سیزر کی وجہ سے ہمارے پاس اگر نیورون فائرنگ کی وجہ سے سیزر ہو جائے تو سیزر اٹیک لاسٹ فار فیو سیکنڈ۔ تو اگر ابھی ایک اٹیک ہو جائے، پھر 2 گھنٹے کے بعد اٹیک ہو جائے، 3 گھنٹے کے بعد ہو جائے، ریپیٹڈ اٹیکس آف سیزر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پیشنٹ ایپیلیپسی کا ہے، اس کا مطلب کہ اس کو بار بار کیا لگ رہے ہیں؟ جھٹکے لگ رہے ہیں۔ ایک جھٹکے کو ہم سیزر کہتے ہیں، لیکن بار بار اٹیک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپیلیپسی۔ تو اس میں لکھے ریپیٹڈ اٹیکس آف سیزر، ریپیٹڈ اٹیکس آف سیزر دیٹ از نون ایز ایپیلیپسی، جس کو ہم ایپیلیپسی۔ اور سیزر یا ایپیلیپسی کی وجہ سے جو مسل کی جو ریجیڈیٹی ہے اس کو ہم کنولجن کہتے ہیں۔ تو کنولجن از مسل ریجیڈیٹی ڈیورنگ دا ایپیلیپسی۔ مسل ریجیڈیٹی، جو مسل کی ریجیڈیٹی ہے ایپیلیپسی اٹیک کے دوران، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنولجن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے نا، اس میں اینٹی ایپیلیپٹک میڈیسن، اینٹی سیزر میڈیسن، اینٹی کنولسن میڈیسن، یہ ساری کی ساری سیم ہوتی ہے۔ تو اینٹی کنولسن سے مراد اینٹی ایپیلیپٹک بھی ہے، اینٹی ایپیلیپٹک سے اینٹی سیزر بھی ہے۔ سیزر میں ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیورونل فائرنگ کو کم کرنا ہے اور مسل کو ریلیکس کرنا ہے، کیونکہ سیزر کے دوران مسل کی کیا ہو جاتی ہے؟ ریجیڈیٹی ہو جاتی ہے۔ میں صرف ڈرگ کے نام لکھتا ہوں یہاں پہ، 1-2 جو ہم یوز کرتے ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ فینیٹوائن ہے، ہم نے بیسکس میں پڑھی ہے ڈیٹیل میں۔ پھر اس کے اندر دوسرا ڈرگ آتا ہے کاربا مازیپائن، ٹھیک ہے، کاربا مازیپائن۔ 3rd نمبر آتا ہے والپروئک ایسڈ آتا ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسٹار پوائنٹ فار ٹوڈے دیٹ از ایتھوسکسیمائڈ۔ اس ڈرگ کا نام ہے ایتھوسکسیمائڈ، دیز 2۔ اور ہم بینزوڈائزپین بھی یوز کرتے ہیں۔ بینزوڈائزپین ہم ایز اے مسل کیا یوز کرتے ہیں؟ ریلیکسنٹ یوز کرتے ہیں۔ تو دیز آر دا 5 ڈرگ دیٹ از یوز فار دا ٹریٹمنٹ آف سیزر یا ایپیلیپسی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کچھ کیلشیم چینل بلاکر ہے، کچھ سوڈیم چینل بلاکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو MCQs میں نے آپ لوگوں کو لکھوانے ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1 اینٹی ایپیلیپٹک، MCQs میں آتے ہیں موسٹ کامنلی، وہی بتا رہا ہوں، which can cause gingival hyperplasia۔ What is gingival hyperplasia? Gums hypertrophy۔ دیکھیں یہ کوشچن یاد رکھیں، ایسا اینٹی ایپیلیپٹک بتائے جس کی وجہ سے گمز ہائپرٹروفی کے چانسز زیادہ ہوتی ہے۔ یہ گمز جو ہے اس کی سیل اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہاف آف دا ٹیتھ کو کور کر لیتی ہے۔ دیٹ از فینیٹوائن۔ یہ کون سا ڈرگ ہے؟ فینیٹوائن۔ فینیٹوائن کے بارے میں یہی مین پوائنٹ ہے، فینیٹوائن کین کاز جنجیول ہائپرپلیزیا۔ ایک اور پوائنٹ، اس کے 3 چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ نمبر 1 کین کاز جنجیول hyperplasia۔ Number 2 phenytoin can cause hirsutism۔ So what is hirsutism? کیا؟ ہاں لڑکیوں کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں، لڑکیوں کی ہوتی ہے داڑھی کہ نہیں؟ کب ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، بیوٹی پارلر کا اگر ریگولر چکر مارے تو وہاں پہ ملتی ہے۔ نہیں، لڑکیوں کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ کوشچن ہے۔ وہ تو اس کو لیگنو ہیئرس کہتے ہیں۔ لیگنو مین بالکل چھوٹے چھوٹے سافٹ ہیئر ہوتے ہیں، اور اس کی کلر بھی براؤنش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن داڑھی کی جو نارمل کلر ہے وہ لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ لیکن اولڈر ایج کے اگر آپ فیمیل کو دیکھتے ہیں جو آفٹر دا ایج آف 60-70،
तो उन लोगों की थोड़ी बहुत दाढ़ी होती है कि नहीं, ओल्डर एज, हाँ होती है कि नहीं। ये हार्मोनल डिफरेंस की वजह से, मीनोपास के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होती है उस वजह से फिर उन फीमेल्स की जो दाढ़ी है वो थोड़ी जो है ना थोड़ी बहुत निकल आती है, लेकिन यंग एज में नहीं होती। यंग एज में भी अगर किसी फीमेल की दाढ़ी आ जाए वो अलग चीज़ है ना, वो आप जो बता रहे हैं वो अलग चीज़ है, उस पे नहीं जाते। लेकिन अगर यंग एज में अनयूजुअल एरिया पे हेयर अपेयरेंस आ जाए फीमेल के जहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको हम हर्सुटिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये हर एक फीमेल में तो नहीं कि भाई जो फीमेल पेनिटोइन लेगी तो उसकी दाढ़ी निकल आएगी, नहीं। ये सेंसिटिव लोगों में, जो लोग पेनिटोइन को सेंसिटिव होते हैं या एलर्जिक होते हैं, तो उन फीमेल के अंदर अनयूजुअल हेयर अपेयरेंस, दैट इज नोन एज अ hirsutism. So that is one of the side effect of phenytoin. Another is phenytoin can cause folic acid deficiency. ये क्या करा सकता है, folic acid deficiency। इस वजह से अगर phenytoin प्रेगनेंसी में यूज की जाए, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस को बढ़ा सकता है। तो ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसमें ये दोनों ड्रग, इसके बारे में सिर्फ ये याद रखें, these two drugs not only is anti-epileptic but they are also used in the treatment of bipolar disorder। याद है कि नहीं, bipolar disorder के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग वाज लिथियम, हम लिथियम यूज करते थे, साइकेट्री में पढ़ाए। लेकिन लिथियम के साथ साथ कार्बामाजेपिन एंड वालप्रुइक एसिड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनदर इज, यहाँ पे एक और एमसीक्यू लेके, द फर्स्ट लाइन ड्रग used in the tonic clonic seizure, और इसका क्वेश्चन आता है ग्रैंड माल सीजर। टोनिक क्लोनिक सीजर या ग्रैंड माल सीजर अगर पेपर में आ जाए और उसमें ड्रग ऑफ द चॉइस पूछा जाए, आंसर इज वालप्रुइक एसिड। ये टेग्राल गोली का नाम सुना है कि नहीं, ये वालप्रुइक एसिड है, ठीक है, वालप्रुइक एसिड। तो वालप्रुइक एसिड इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक का मतलब ये है ना, टोन का मतलब होता है कंडक्टिविटी। जब इंसान पर झटका आते हैं ना, सीजर अटैक, तो उसकी वो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, सख्त हो जाती है। ऐसा याद रखे कि सीजर की अटैक आने के दौरान इफ द बॉडी बिकम टू मच रेजिड एंड स्टिफ, दैट इज कॉल्ड टोनिसिटी, टोनिक कंडीशन। और फिर जब बंदा उस सीजर अटैक के साथ जोर लगाता है और फिर बाद में बंदा बेबस हो के उसकी बॉडी क्या हो जाती है, रिलैक्स, और उस रिलैक्स स्टेट में बंदा गिर कर फाल हो जाता है, ऐसे सीजर को हम क्या कहते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर। कुछ लोग होते हैं ना, उस पर सीजर की अटैक आती है, वो रिजिडिटी का शिकार हो जाते हैं और उसी कंडीशन में फाल हो जाते हैं, उसको टोनिक सीजर कहते हैं। कुछ सिर्फ बस उस पर अटैक आकर वो रिलैक्स हो जाते हैं और फाल हो जाते हैं, वो क्लोनिक सीजर है। लेकिन कभी कभार आपको डायरेक्ट नजर आएगा कि द पर्सन बिकम टू मच रेजिड, और इसके बाद वो अपनी जो रिजिडिटी है वो लूज करके फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और गिर कर फाल हो जाता है, ऐसे सीजर को हम क्या कहते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर। तो टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर जो इनिशियल ड्रग है ना, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज वालप्रुइक एसिड। वालप्रुइक एसिड हैज अ ग्रेटर रोल इन द टोनिक क्लोनिक सीजर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखे, इसका एमसीक्यूज, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईथोसक्सीमाइड, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर। ये किसके अंदर देते हैं, एब्सेंस सीजर। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन एब्सेंस सीजर। एनीवन व्हाट इज एब्सेंस सीजर? एब्सेंस सीजर किस एज में कॉमन है, 80 में कि 50 में? हाँ, एब्सेंस सीजर आर कॉमन अराउंड द एज ऑफ विच? हाँ, एब्सेंस सीजर यूजुअली अफेक्ट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये यंगर एज में होता है, ठीक है ना। यस, ये यंगर एज के बारे में 2-3 पॉइंट लिखे। इट इज commonly affect young children, ये यंग चिल्ड्रन के अंदर होता है। अराउंड 30 to 40 episodes
पर डे। एक दिन में बच्चों के ऊपर कितने एपिसोड आते हैं? 30 to 40, मतलब 30 से 40 मरतबा उसको झटके लगते हैं एब्सेंस सीजर के अंदर। नो या पोजिशनल स्टेबिलिटी इज इंटैक्ट। इसका मतलब क्या है? बच्चा बैठा होता है, मतलब सीट पे, चेयर पे, उस पर झटका आता है लेकिन वो गिरता नहीं है, ठीक है ना। तो पोजिशनल उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? इंटैक्ट होती है। और इट इज नोटिस बाय द पेरेंट्स, इट इज मेनली नोटिस बाय द पेरेंट्स while checking notebook। अब बच्चा जब लिखता है ना, बच्चा फॉर एग्जाम्पल लिखता है इस तरह कोई चीज, उसको झटका लगे तो फिर झट, तो वो स्पेस छोड़ेगा कि नहीं? तो जब पेरेंट्स इन बच्चों की नोटबुक चेक करते हैं ना, उसके दरमियान जो लिखाई है उसमें स्पेसेस होती है। इसका मतलब ये कि अगर बच्चे ने 2 वर्ड इधर लिखे फिर नहीं है, फिर इधर लिखे फिर नहीं है, इसके दरमियान मल्टीपल स्पेस, का मतलब ये है कि ये बच्चा क्या है, ये सीजर्स उसकी जब हम ईईजी करते हैं। और यहाँ पे एक और एमसीक्यूज भी लिखे, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर दी सीजर इज, सीजर के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज कॉल्ड ईईजी, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इसको हम कहते हैं ईईजी। So EEG is the best investigation that is done for the diagnosis of seizure। ये हमें मल्टीपल जनाब क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताएंगे कि जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन की फायरिंग है वो एबनॉर्मल हो गई है और इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो बढ़ गई है। क्लियर है जी? तो दिस इज अबाउट द सीजर, और इसके बारे में, इसके ड्रग्स के बारे में पॉइंट्स है। नीचे लेके एक एमसीक्यूज, इन चिल्ड्रन, एमसीक्यू देखे, इन चिल्ड्रन द फर्स्ट लाइन एंटी एपिलेप्टिक इज डैश, आंसर इज phenobarbital। ये एमसीक्यूज भी आता है। अगर बच्चों में सीजर आ जाए और उसमें फर्स्ट लाइन पूछा जाए, तो फर्स्ट लाइन एंटी एपिलेप्टिक इन चिल्ड्रन इज डैश, phenobarbital। वो phenobarbital है। phenobarbital इज अ बारबिटूरेट, ये बारबिटूरेट है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन केस ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन एंटी कन्वर्सन प्रोसेस। क्लियर है? लेकिन एक और एमसीक्यू, चिल्ड्रन के अंदर अगर वो स्पेसिफिक पूछे कि द चिल्ड्रन डायग्नोज ऑन ईजी बाय एब्सेंस सीजर, फिर उसमें फर्स्ट लाइन क्या है? ईथोसैक्सिमाइड है। क्योंकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर अगर ईजी पे मल्टीपल न्यूरोनल फायरिंग हमें मिल जाए और पेपर में आ जाए, अब आप लोगों को मैं वो पेपर दिखा नहीं सकता, हमने जो अभी सीपीएस पार्ट 1 एग्जाम दिया था उसमें फर्स्ट लाइन 1 एमसीक्यू था, एब्सेंस सीजर ड्रग ऑफ चॉइस, आंसर इज ईथोसैक्सिमाइड। So this is the hallmark and this is asked by multiple times in the exam। So ethosuximide is the answer। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना है, वो ये है कि अगर बच्चे को एब्सेंस सीजर है और उसमें हमने किस चीज की डोज दी है? ethosuximide, but this is not show any response। कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, if in the absence seizure we are giving ethosuximide but if failed to work, what is the second line drug of choice in absence seizure? Answer is valproic acid। वो क्या होता है? valproic। तो फर्स्ट लाइन एंटी एपिलेप्टिक फॉर एब्सेंस सीजर इज ईथोसैक्सिमाइड। एब्सेंस सीजर के अंदर फर्स्ट लाइन क्या है? ईथोसैक्सिमाइड है। अगर ईथोसैक्सिमाइड देने से काम ना चले तो फिर एब्सेंस सीजर के अंदर सेकंड लाइन ड्रग कौन सा है? वो वाल्प्रोइक एसिड है। ये भी क्वेश्चन याद रखें फॉर द एमसीक्यूज पर्पसेस। ठीक है जी, ये सीजर के बारे में पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए जनाब हमारे पास के एपेजिया, APHASIA, एपेजिया किसको कहते हैं और इसका मतलब क्या है? एपेजिया मीन व्हाट? एपेजिया का मतलब क्या है?
हाँ जी, हम डिफाइन एपेजिया। हनेन जाग रहे हो? हाँ, एपेजिया मीन नहीं पता। सुहेब, हाँ हाँ, सही सही है, बताया। हाँ, व्हाट इज एपेजिया? ओके, लिखिए, अ जनरल टर्म एप्लीकेबल टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। मतलब स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं? एपेजिया। अ जनरल टर्म, अ जनरल टर्म related to speech and what? Speech and language। मतलब एक जनरल टर्म है जो स्पीच और लैंग्वेज के लिए क्या है, हम अप्लाई कर देते हैं। एपेजिया के काज क्या है? एपेजिया किस वजह से हो सकती है? स्ट्रोक की वजह से हो सकती है कि नहीं? जिस बंदे को ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कम हो जाए, जिस पर पैरालिसिस हो जाए, अटैक, तो उसमें लैंग्वेज डिस्टर्बेंस आ सकती है कि नहीं? तो स्ट्रोक की वजह से, ब्रेन एब्सेस की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, so anything which can damage the brain, they can lead to aphasia। aphasia करा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखें कि एपेजिया दो तरह की, नंबर वन इज मोटर एपेजिया, अनदर इज सेंसरी एपेजिया। यहाँ पे आप लोग लेके कि एपेजिया के इस तरह ज्यादा टाइप्स है कि हमने अभी एफसीपीएस पार्ट वन में 5 टाइप की एपेजिया पढ़ी है, मोटर, सेंसरी, ग्लोबल, कंडक्शन, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू CK2 फॉर एमबीबीएस लेवल, एपेजिया आर 2 टाइप्स, मोटर एपेजिया एंड सेंसरी एपेजिया। यहाँ पे आप लोग सिर्फ 2 लेके, जैसे होने पे और टाइप्स भी है, मोटर एपेजिया, हाँ जी, नेक्स्ट इज सेंसरी एपेजिया। एपेजिया का जरूर एक सवाल होता है, ठीक है, इवन अप टू एफसीपीएस पार्ट वन एग्जाम इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मोटर एपेजिया का मतलब क्या है? मोटर एपेजिया, शाबाश। मोटर एपेजिया का मतलब ये है कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम कि यू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग टू टेल बट यू कैन नॉट एबल टू स्पीक। आप बोल नहीं सकते, इसको मोटर, मोटर मूवमेंट को कहते हैं कि नहीं? किसी चीज की मसल की मूवमेंट को हम मोटर एक्टिविटी कहते हैं। तो अगर हम टंग को मूव ना कर सके, कैन वी स्पीक समथिंग? नो, दैट इज मोटर एपेजिया। और मोटर एपेजिया का मतलब ये है कि देयर इज डैमेज टू ब्रोकास एरिया। ये किस एरिया की डैमेज है? ब्रोकास एरिया। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर 2 एरियाज है, एक ब्रोकास एरिया है और एक वर्निकी एरिया है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप कैसे हैं, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यार सर मुझे कहते हैं कि आप कैसे हैं, अंडरस्टैंडिंग इज द फंक्शन ऑफ वर्निकी एरिया। इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो चीज आप मुझे बोलेंगे, इट इज ड्यू टू ब्रोकास एरिया। तो कभी कभार आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ, लेकिन उस हिसाब से आप बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब उस एपेजिया को हम क्या कहते हैं? मोटर एपेजिया। लेकिन अगर आपको मैं कहता हूँ कि आप कैसे हैं और आपने कहा मैंने 3 पराठे खाए हैं, इसका मतलब ये है कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन पर आप बोल जरूर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूँ कि यार आप कैसे हैं, और आप कहते हैं कि मैंने तो अभी अभी 2 पराठे खाए हैं और हलवा का सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? कौन सी एपेजिया है? फिर सेंसरी एपेजिया है। समझ आ गई?